गुड इवनिंग। आर एस एडुकेटर्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको वेक्टर चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, जो कि क्लास 11 का वन ऑफ द मोस्ट इनक्रेडिबल चैप्टर है, जिसके बगैर फिजिक्स होना असंभव नामुमकिन है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर। जैसा कि हम लोग जानते हैं पहले से क्लास 10-9 में, क्या जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप का होता है। कितना? फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। तो भैया फिजिकल क्वांटिटी जो है वो दो टाइप का होता है। कौन कौन? एक होता है स्केलर और एक होता है वेक्टर। ठीक है, एक होता है स्केलर और दूसरा होता है वेक्टर। सबसे पहले बात कर रहे हैं स्केलर क्वांटिटी के बारे में। किसके बारे में? स्केलर क्वांटिटी के बारे में। तो हम लोग जानते हैं कि स्केलर क्वांटिटी जो है, तो भैया पूछे अगर तुमसे कि व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी होता क्या है? ये ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करे? मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करे, डायरेक्शन पे डिपेंड ना करे, उसको बोलते हैं स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। जरा बात करें कि दोज फिजिकल क्वांटिटी दोज फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड ओनली आर known as scalar quantity, are known as scalar quantity quantity। ठीक है, तो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो सिर्फ किस पे डिपेंड करे? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे, डायरेक्शन से उसका लेना देना नहीं है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम स्केलर क्वांटिटी। एग्जाम्पल, आपके पास एग्जाम्पल है, जरा बताइएगा। एग्जाम्पल क्या होता है भाई? होता है मास, उसके बाद लेंथ, और क्या? और मास, लेंथ, कुछ और? मास, लेंथ, और क्या? कुछ बताइए। टेम्परेचर, उसके बाद डिस्टेंस बोल सकते हैं, वर्क बोल सकते हैं, एक्सेट्रा। तो भाई ऐसा क्वांटिटी जो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करे? मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करे, उसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अच्छा, एक और चीज है कि स्केलर क्वांटिटी फॉलो जनरल अलजेब्रा। जो हम लोग पढ़े हैं ना अलजेब्रा, जनरल अलजेब्रा, जनरल अलजेब्रा। एग्जाम्पल भाई बता दो, 1 मीटर को 2 मीटर से ऐड करेंगे कितना होगा? 1 मीटर को 2 मीटर से ऐड करेंगे कितना होगा? 3 मीटर होगा, और क्या होगा? ठीक है, ऐसे क्वांटिटी जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड है, डायरेक्शन से उसका कोई लेना देना नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, उसको क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं भाऊ, आगे बढ़ते हैं। पढ़ते हैं हम लोग वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। किसके बारे में? वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। तो भैया वेक्टर क्या होता है? वेक्टर शुरू से पढ़ते आए हैं, इसके बारे में ठीक से डिटेल में जानते नहीं हैं। क्लास 9 में, 8 में कभी कभी सुने हैं, 10 में तो पढ़े हैं, बट पूरे डिटेल में नहीं पढ़े, बस पढ़े हैं कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, इसके अलावा कुछ जानते हैं नहीं। तो आज हम बड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, उसका लॉ क्या होता है, ट्रायंगल लॉ क्या होता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है। एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे आराम से। लेक्चर्स देखिए, आपको मजा आएगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। दोज क्वांटिटी दोज क्वांटिटी
which depends on magnitude as well as direction. As well as direction and also follow vector algebra. Algebra is known as vector quantity. ठीक है, तो बात सुनिए, बात यह है कि जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करे उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। पर ये आधा डेफिनेशन है। पूरा डेफिनेशन क्या है? पूरा डेफिनेशन है कि अगर वो वेक्टर लॉ फॉलो नहीं करता है तो वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहलाएगा। जो कि एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल कुछ बताओ, एग्जाम्पल सोचो। एक एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट एक ऐसा क्वांटिटी है जो स्केलर कहलाता है, जबकि उसके पास मैग्नीट्यूड भी है, उसके पास डायरेक्शन भी है, फिर भी क्या कहलाता है? स्केलर कहलाता है। अगर मोर करेक्टली बोले, आगे जाके पढ़ेंगे हम लोग, उसको टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। पर फिलहाल के लिए क्लास 11 12 के लिए अगर बात किया जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। तो ध्यान से याद रखिएगा कि ऐसा क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करे, उसके साथ साथ अगर वेक्टर लॉ को फॉलो कर रहा है तभी वो वेक्टर क्वांटिटी है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। एग्जाम्पल इसका बात करते हैं जरा सा। एग्जाम्पल, फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, एक्सेट्रा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, क्या बोले? ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से देखिएगा प्लीज। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ऐसे ए वेक्टर या फिर स्मॉल ए वेक्टर, बी वेक्टर, ऐसे। इसको डिनोट कैसे करते हैं भाई? ए के ऊपर ऐसे बना देते हैं। ठीक है, ऐसे डिनोट करते हैं किसको? वेक्टर को। वेक्टर का सिंबल है ये, वेक्टर का इस्तेमाल ऐसे किया। तो आगे बढ़े, चलो बात करते हैं हम लोग आगे। हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर पे। किस पे? तो टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर का टाइप के बारे में। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में सुनिए। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं हम लोग पैरेलल वेक्टर। क्या सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं? पहला पैरेलल वेक्टर। भाई क्या चीज है जरा देखो, पैरेलल वेक्टर। एक एक करके आराम से सुनिएगा लेक्चर, ताकि आपको समझ आए। मैं बार बार दोहरा रहा हूं। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं पैरेलल वेक्टर के बारे में। तो बात करते हैं दोज वेक्टर which have same direction. Those vector which have same direction are known as parallel vector, are known as parallel vector. Those vector which have same direction are known as parallel vector. एग्जाम्पल जरा देख लीजिए, जैसे कहानी क्या है। मान लो एक वेक्टर है ए वेक्टर, ये क्या है? ये ए वेक्टर है।
इसका डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है। मान लेते हैं एक और वेक्टर बनाते हैं, बी वेक्टर, ठीक है। अब देखो तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, एंगल दोनों के बीच में क्या होगा, थीटा क्या होगा बाबू, 0 डिग्री। दोनों के बीच में एंगल कितना, 0 डिग्री। तो हम लोग क्या सीखे, हम लोग सीखे कि अगर कोई पैरेलल वेक्टर है तो दो एंगल कितना होता है दोनों के बीच में, 0 डिग्री। चलो आगे बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पैरेलल वेक्टर के बाद बात कर रहे हैं इक्वल वेक्टर के बारे में। किसके बारे में, सेकंड, इक्वल वेक्टर। अब भाई ये क्या है जरा देखो ध्यान से, इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर। अच्छा, इक्वल वेक्टर क्या है, तो ऐसा वेक्टर, दोज वेक्टर विच हैव सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड as well as same direction, same direction, same magnitude as well as same direction are known as equal vector, equal vector, ठीक है। इक्वल वेक्टर किसको बोलेंगे, जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम हो। मतलब कहने का मतलब क्या, तो कहने का मतलब ये है सर कि पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर नहीं हो सकता है, बट इक्वल वेक्टर पैरेलल वेक्टर हो सकता है। हो सकता है क्या, हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो देखिए तो क्या है, मान लो एक ऐसा वेक्टर बना, ये ए वेक्टर, ठीक है, और एक और वेक्टर बना लिए ये बी वेक्टर। अब ध्यान से देखो, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, तो इसको क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर। कोई दिक्कत, आगे बढ़े नेक्स्ट। अब इक्वल वेक्टर के बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एंटी पैरेलल वेक्टर। क्या, एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर। तो भैया तीसरा देख लीजिए, एंटी, नाम सही अजीब लग रहा है, एंटी पैरेलल वेक्टर। तो ऐसा वेक्टर जो एंटी हो, नहीं, ऐसा वेक्टर जिसका डायरेक्शन अपोजिट हो, दोज वेक्टर विच हैव opposite direction, those vector which have opposite direction are known as anti parallel vector। तो ऐसा वेक्टर, चलो इसको पतला कर ले, ठीक है। देखो तो ऐसा वेक्टर जिसका डायरेक्शन अपोजिट हो उसको एंटी पैरेलल वेक्टर कहते हैं। जरा देखिए, मान लीजिए एक वेक्टर ऐसा है कुछ और दूसरा वेक्टर अपोजिट है, इंपॉर्टेंट, अपोजिट है, बट उसका मैग्नीट्यूड सेम हो ये जरूरी नहीं है। तो दोज वेक्टर विच हैव अपोजिट डायरेक्शन आर नोन एज एंटी पैरेलल वेक्टर, ठीक है। तो क्या बोलेंगे यहाँ, ए और बी क्या है, एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। कोई दिक्कत, आगे बढ़े बाबू नेक्स्ट। एंटी पैरेलल के बाद पढ़ रहे हैं चौथा, नेगेटिव वेक्टर। क्या, नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर। तो बताइए क्या होगा, दोज वेक्टर विच हैव सेम मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, सेम मैग्नीट्यूड, बट अपोजिट डायरेक्शन, but opposite direction is known as
नेगेटिव वेक्टर इज नोन एज नेगेटिव वेक्टर। तो भैया ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन डिफरेंट हो, ऐसा कुछ, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम नेगेटिव वेक्टर। देख लीजिए जरा फिर से, आप समझ ही गए होंगे, फिर भी देख लीजिए, मेरा काम है तो बता रहा हूं। ये भैया देखो तो, अब इसको यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी सेम है तो दिखाना होगा कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब भैया एक और बात बता दे कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो कुछ ऐसा मॉड के अंदर करके दिखाते हैं मैग्नीट्यूड को शो करने के लिए, ठीक है। चलो अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात कि अगर कोई अपोजिट वेक्टर हो, या अपोजिट को ही नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव वेक्टर हो या फिर एंटी पैरेलल वेक्टर हो, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री होगा, लिख लीजिएगा अगर छूट गया हो तो, ठीक है। दोनों के बीच में एंगल कितना? 180 डिग्री। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़े। चलो पांचवा, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर क्या है भाई? कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर जानते हो क्या होता है? जो एक ही स्ट्रेट लाइन पे उसको कोलिनियर बोलते हैं। सेम सिचुएशन, कोलिनियर वेक्टर लिखेंगे दोज वेक्टर which lie on the same line, which lies on the same line, on the same line is known as collinear vector, is known as collinear vector, collinear vector, ठीक है। those vector which lies on the same line is known as collinear vector। एक ही लाइन पे, तो देखो तो जरा सा कोलिनियर के बारे में, ये ए वेक्टर है, एक और उसी लाइन पे ऐसे चला गया, ये मान लो बी वेक्टर है, एक और ऐसे ही चला गया, मान लो ऐसे सी वेक्टर है। तो ए बी सी आर कोलिनियर। ए बी सी क्या है? कोलिनियर वेक्टर है, बिकॉज दे लाई ऑन द सेम लाइन, ठीक है। तो कोलिनियर वेक्टर पढ़ लिए, आगे बढ़े। अरे आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? अच्छा इसको उतारिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। कोलिनियर खत्म। अच्छा कोलिनियर खत्म, उतारे। चलो आगे बढ़ते हैं। कोलिनियर के बाद बात कर रहे हैं किसके बारे में? कोलिनियर के बारे में बात करते हैं कि इसका क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। देखो तो एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकता है, उसके अलावा क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, जरा उस पर बात करें तो देखिए। देखो तो इस तीनों का एंगल कितना? थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। फिर से देखिए, एक वेक्टर ऐसा, दूसरा वेक्टर ऐसा, दोनों के बीच में एंगल कितना? ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल कितना? कुछ ऐसे जा रहा है, तो एंगल कितना? थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। नेक्स्ट, नेक्स्ट है क्या? इसके अलावा कोई पॉसिबल है क्या? है, पॉसिबल है।
फिगर तो पॉसिबल है ना, देखो जरा, कुछ ऐसा पॉसिबल है क्या? देखिए तो, ऐसा पॉसिबल है तो देखिए, इसके बीच में ये मान लो ए वेक्टर, ये मान लो बी वेक्टर, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, उतारिए तीनों, उतारो। चलो आगे बढ़ते हैं। कितना नंबर हो गया भाई? कितना नंबर? 5 नंबर हो गया। छठा पढ़ते हैं। छठा क्या है? को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर। को से तो कुछ समझ ही आ रहा होगा, को मतलब सेम। को इनिशियल वेक्टर, अरे भाई डाउन हो रहा है, क्या हो रहा है यार, देखना होगा, एक सेकेंड। चलिए को इनिशियल में बात करते हैं। को इनिशियल वेक्टर, दोज वेक्टर those vector which have same initial point is known as co-initial vector। तो ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट क्या हो, सेम हो, उसको बोलते हैं को इनिशियल। एग्जाम्पल, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, तीनों एक ही पॉइंट से निकल रहा है, तो क्या कहलाएगा? को इनिशियल। ए बी सी आर नोन एज को इनिशियल वेक्टर। कोई दिक्कत? नेक्स्ट आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं, क्या करे क्या करे, कितना हुआ, कितना पॉइंट, कितना पॉइंट, क्या क्या हो गया, क्या क्या हो गया, क्या क्या हो गया। को इनिशियल हो गया, को इनिशियल हो चुका है, कोलिनियर हो चुका है। अब क्या बात करें? यूनिट वेक्टर पे बात करते हैं। कितना नंबर? 6, 5, 6, 7वां बात करते हैं यूनिट वेक्टर के बारे में। किसके बारे में? यूनिट वेक्टर के बारे में। दोज वेक्टर which have unit magnitude is known as यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, ठीक है। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1, 1 यूनिट, उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। इंपॉर्टेंट बात, यूनिट वेक्टर इज यूज्ड यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू specify the direction of वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए। कैसे? अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी देखते हैं, यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय it is represented by a
कैप बोलो, इसको पढ़ेंगे क्या, ए कैप, या फिर ए हैट, या फिर ए कारपेट। सबसे ज्यादा पॉपुलर है ए कैप, याद रखिएगा सबसे ज्यादा पॉपुलर यही है ए कैप, बाकी सब पढ़ते हैं जरूर, बुक में लिखा होता है ए हैट, ए कारपेट, ठीक है। ए कैप सबसे ज्यादा पॉपुलर है, ए कैप, वही याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा बात करते हैं, आगे बात करें, आगे बात करें, ठीक है। अच्छा, एक कैप को डिफाइन करने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, क्या, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, क्या बोल सकते हैं, कुछ ऐसा बोल सकते हैं क्या, कि यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हो गया, यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। आपको मैंने कुछ देर पहले बोला था, क्या बोला था, कि जब भी मॉड में कुछ आए समझना वो मैग्नीट्यूड शो करता है, वेक्टर को, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को शो करने के लिए हम लोग मॉड में लिखते हैं, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या हो गया, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर, चलिए इतना ही रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। टॉपिक का नाम, टॉपिक का नाम, टॉपिक का नाम, टॉपिक का नाम क्या लिखें, टॉपिक का नाम, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जरा देखिएगा ये क्या होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ध्यान से देखोगे तो समझ आएगा। तो देखिए ध्यान से, कमान, मान लीजिए बाबू ए वेक्टर कुछ ऐसे जा रहा है, बी वेक्टर कुछ ऐसे है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं सब एक ही प्लेन पे है, ठीक है। बहुत सारा होता है भाई, को प्लानर वेक्टर होता है, को करंट वेक्टर होता है, जो हमको जरूरी नहीं लगा हमने नहीं लिखा, ठीक है। तो देखिए बाबू ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले ट्रायंगल लॉ लगाने के लिए, ट्रायंगल लॉ लगाने के लिए उससे पहले एक छोटा सा बात कर ले। मान लो ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों के बीच में रिजल्टेंट पूछा, अगर दोनों के बीच में एंगल पूछेगा तो क्या करना है, जरा सुनिए। अगर मान लीजिए ये ए वेक्टर है तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे, कुछ ऐसा। ये बी वेक्टर है और इस दोनों के बीच में जो एंगल होगा, ये देखिए ये आपका हेड है, ये भी आपका हेड है, और ये बी का टेल है, ये ए का टेल है, दोनों के टेल को मिलाएंगे, क्या करेंगे, दोनों के टेल को मिलाएंगे, और यही दोनों के बीच का एंगल होगा जिसको हम थीटा से डिनोट करेंगे। क्या बोले फिर से, दोनों के टेल को मिलाओ और उसी को हम लोग दोनों के बीच का एंगल बोलेंगे और उसको थीटा नाम देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इतना पढ़ने के बाद हम बात करते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे। जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा जी, समझ आएगा। क्या हुआ रे भाई, काम का नहीं कर रहा है। चलो बाबू देखते हैं आगे क्या बात कर रहे थे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे क्या बोले थे कि भैया ये ए है ये बी है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट बात ये है, कहानी सो सुनो। मान लो ये ए वेक्टर है, ठीक है, इसके, इसका टेल ये, इसका हेड ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मान लो बी वेक्टर है तो हम क्या करेंगे, एक के हेड को दूसरे के टेल से मिलाएंगे,
ए के हेड को बी के टेल से मिलाए और ऐसे ही चलते चलेंगे चलते। रियल में उसको लॉ ऑफ पॉलीगन भी बोलते हैं। अभी ट्रायंगल पे बात करें तो सिर्फ दो वेक्टर के बारे में। तो बात ये है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो ऑर्डर को ब्रेक करेगा। देखो तो ऐसे ऐसे, तो फिर ऐसे आना चाहिए, नहीं, ऑर्डर उसका ब्रेक करके कुछ ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये ऐसे, ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर ब्रेक करके लिखेंगे और इसको बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर बोलो या ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बोलो, ठीक है। अब इसको कैपिटल कर लो जरा, अच्छा लगेगा, अच्छा लगना चाहिए, ठीक है। चलो, ये बी वेक्टर है, ठीक है, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, रिजल्टेंट क्या, दोनों के ऑर्डर को ब्रेक करके रिजल्टेंट वेक्टर जो कि होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसी में कुछ बात करते हैं। कि बात ये है कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जब ए वेक्टर हो और बी वेक्टर दोनों के बीच का जो एंगल निकालना हो उसको हम थीटा बोलते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस वेक्टर को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, कुछ ऐसा। अगर ये आगे बढ़ता ऐसे ऐसे ऐसे, दोनों के बीच में एंगल जो होता है उसको क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। तो देखिए तो जरा सा बना देते हैं जरा इसको फिर से। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है, और ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर है आर वेक्टर, जिसको हम ए वेक्टर भी बोलते हैं प्लस बी वेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। अब चलिए इसको आगे जरा बढ़ाया जाए, ठीक है, इसको आगे बढ़ा के कुछ ऐसा बताया जाए, ध्यान से सुन, ठीक है। अगर इसको एक नाम दे दिया जाए, ये इसको नाम दो भाई ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, नहीं ठीक नहीं लग रहा है, कुछ और नाम, ए बी सी तो पहले ही से है, कुछ और नाम दे दिया जाए। इसको दूसरा कलर से लिखे ताकि आपको समझ आए। देखिए दूसरा कलर है, मेरे पास कलर अवेलेबल है। चलिए इसको नाम देते हैं हम ओ पी क्यू आर, ठीक है, ओ पी क्यू आर, ओ पी क्यू आर। अब ध्यान से देखो जरा, हम तुमसे बात जो करना चाह रहे हैं वो ये है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जो जो एंगल है उसको हम नाम दिए थीटा। क्या नाम दिए, थीटा। और एक और बात, ओ, ये जो ओ आर जो है, जो रिजल्टेंट है अपना, ये रिजल्टेंट जो है, ये रिजल्टेंट वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में जो एंगल है उसको हम लिए हैं अल्फा। क्या लिए हैं, अल्फा। अब इसको भूल जाओ, अभी कुछ करना है नहीं, सिर्फ इस पे ध्यान देना, ठीक है। अब इस पे ध्यान क्या दोगे वो सुनो, इस पे क्या ध्यान देना है वो सुनिए। इस पे ध्यान देना है कि अगर ये थीटा और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपने को पता है कितना है, अभी तुरंत पता है बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। देखो तो ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी है, अगर ये दोनों के बीच में एंगल थीटा है तो हम लोग पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री में, क्या पढ़े हैं कि बता दीजिए साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या, कोई और कलर लेते हैं भाई, ये तो दिख ही नहीं रहा है। साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, पी बाई एच। तो भैया ये थीटा, तो ये पी, ये बी, ये एच, तो देखो तो साइन थीटा इक्वल्स टू आर एस, सॉरी आर क्यू डिवाइडेड बाय कितना, पी आर, ठीक है। अब देखो तो देयरफॉर साइन थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, आर क्यू पता है क्या, आर क्यू नहीं पता है अपने को, वही तो निकालना है। अच्छा पी आर पता है, पी आर किसके बराबर है, बी के बराबर है। तो जरा बताओ तो आर क्यू कितना हो जाएगा, आर क्यू नहीं हो जाएगा बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। नेक्स्ट पेज पे रुक जाओ, बी आर क्यू इक्वल्स टू बी साइन थीटा। नेक्स्ट पेज दे, नेक्स्ट पेज। तो आर क्यू इक्वल्स टू कितना, बी साइन थीटा, आर क्यू इक्वल्स टू बी साइन थीटा। नेक्स्ट ले लो, देखो तो आर क्यू इक्वल्स टू बी साइन थीटा, ठीक है। अब इसी ट्रायंगल में एक और चीज देख लो, अगर अपने को कॉस थीटा इसका वैल्यू निकालना हो तो क्या लिखेंगे, सिमिलरली पी क्यू इक्वल्स टू लिखेंगे बी साइन थीटा, सॉरी बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। कैसे आया फिर से बताना होगा क्या, तो देखिए
ट्रिग्नोमेट्री आप लोग क्लास 10 में पढ़े थे, फिर भी देख लीजिए। कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है बी बाई एच, एच का वैल्यू अपने को पता है बी के बराबर है, तो पी क्यू का वैल्यू निकल जाएगा, पी क्यू इक्वल्स टू आएगा बी कॉस थीटा। कोई दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सुनिए, थोड़ा सा फिगर फिर से बना लिया जाए, रिपीट करके फिर से एक बार फिगर बना लिया जाए। देखिए जरा, ए वेक्टर बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों का बीच में रिजल्टेंट आर वेक्टर, इसको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, इसको आगे बढ़ाएं, ऐसे 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 ऐसे, ये देखिए ये आपका थीटा, ये आपका अल्फा। अगर हम बात करें तो इसको क्या बोले थे हम, अब इसको बोले थे ओ, क्या नाम दिए थे, ओ पी क्यू आर, ओ पी क्यू आर। ठीक है, तो अपने को एक चीज़ पता चल गया था, क्या पता चला था कि ये जो आर क्यू का वैल्यू है वो है बी साइन थीटा के बराबर, और पी क्यू का जो वैल्यू था वो था बी कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, इतना याद रखिए, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा प्लीज। फिर देखो, अब अगर बात करें तो बताओ तो ओ क्यू आर कौन सा ट्रायंगल है, ओ क्यू आर कौन सा ट्रायंगल है, जरा सोच के बताइएगा कौन सा ट्रायंगल है। सब जानते हैं कि ये क्या है सर, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का खासियत क्या होता है सर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम पढ़े थे। ठीक है, तो उसी का लगाना है, तो क्या करना, चलिए इसका रिजल्टेंट अगर हमको निकालना होगा, ध्यान से, अगर हमको रिजल्टेंट निकालना है उसका मैग्नीट्यूड, तो हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट वही पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये देखो, ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ऐसा लिख ले क्या लिख ले, देखो तो, यानी रियल में हम लिखेंगे, देखो ध्यान से, ए प्लस बी कॉस थीटा, ये देखो ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये क्या है, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर आपका होगा अंडर रूट क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस, देख लीजिए, प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी कॉस थीटा, और प्लस इसको देखेंगे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे बढ़े क्या, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, यही लिखना है अपने को। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो तो क्या करें, तो आर वेक्टर इक्वल्स टू होगा, ध्यान से देखो तो, ए स्क्वायर, ध्यान से, ए स्क्वायर इसको रहने देते हैं। फिर देखो बी वाला कौन सा है, एक ये है और दूसरा ये है, क्या करेंगे, दोनों को पास लाओ, बी स्क्वायर कॉमन लो, तो क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि सारा दुनिया जानता है क्या होता है 1, फिर 2ab कॉस थीटा, खत्म। तो क्या आया फॉर्मूला कुछ ऐसा आया रिजल्टेंट वेक्टर का, कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। फिर से बोलता हूं, इसको थोड़ा अच्छा से लिख लिया जाए नेक्स्ट पेज में। तो क्या रिजल्टेंट आया बाबू, रिजल्टेंट वेक्टर जो अपने को याद रखना है वो ये है कि आर वेक्टर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आपको जब भी रिजल्टेंट निकालने बोले तो सिर्फ और सिर्फ यही निकाल के नहीं छोड़ देना है, आपको एक और फॉर्मूला चाहिए, यानी उसका डायरेक्शन भी चाहिए, बिकॉज अपने को पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या डिनोट करता है, ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है, डायरेक्शन अपने को आप निकालना है। डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्शन मतलब एंगल क्या है, कौन सा एंगल है, कहाँ है, जरा उसके लिए एक फॉर्मूला है, जरा देखिए ध्यान से। वापस उस फिगर पे आते हैं जिस फिगर पे बात कर रहे थे। ठीक है, इस फिगर को ध्यान देना, ठीक है।
जरा देखो बाबू, ये ए वेक्टर है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, अल्फा। कितना, अल्फा। तो जरा ध्यान से देखिए, अगर अपने को पता हो तो हम ऐसा निकाल सकते हैं, अगर हमको डायरेक्शन निकालना है तो रियल में हमको tan अल्फा और tan बीटा निकालना पड़ता है। तो tan अल्फा मतलब एक वेक्टर के साथ रिजल्टेंट वेक्टर का जो एंगल है वही tan अल्फा कहलाता है, जो कि होता है क्या, tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है बताइए, tan थीटा इक्वल्स टू होता है P/B। अगर ये एंगल है उसका ठीक अपोजिट साइड P/B। कोई दिक्कत? तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे देखो तो, B साइन थीटा डिवाइडेड बाय A प्लस बी कॉस थीटा। खत्म। क्या लिखेंगे, B साइन थीटा डिवाइडेड बाय A प्लस बी कॉस थीटा। हो गया खत्म। tan अल्फा का वैल्यू निकल गया, क्या निकला, B साइन थीटा डिवाइडेड बाय A प्लस बी कॉस थीटा निकल गया सर। तो अब आगे, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको रिजल्टेंट का क्वेश्चन दिया जाए तो आराम से सॉल्व हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा, जो कि अभी हम करवाएंगे। ठीक है, चलिए इसको उतारिए, नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए बाबू, आपके लिए क्वेश्चन, आपके पास 2 मिनट है, बनाने की कोशिश कीजिए, उसके बाद बनाते हैं। ठीक है, बनाइए। बन गया, चलिए। Two forces of magnitude 3 Newton and 4 Newton respectively are acting on a body। क्या बोल रहा है कि भाई एक बॉडी है, उस पर दो फोर्स लग रहा है, एक 3 न्यूटन का, एक 4 न्यूटन का। तो टू फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन रिस्पेक्टिवली आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी। कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स इफ द एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री, 180 डिग्री एंड 90 डिग्री। भैया तीन केस दिया है, एक 0 डिग्री के लिए निकालना है, एक 180 डिग्री के लिए निकालना है, एक 90 डिग्री के लिए निकालना है। आप आई होप कि निकाल चुके होंगे। पहले वीडियो को पॉज करना, बनाना, उसके बाद देखना कि आंसर सही है कि नहीं है। चलिए सर बनाते हैं पहला क्वेश्चन। जब एंगल कितना हो, 0 डिग्री हो। चलिए पहला केस, केस नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। क्या बोल रहा है, क्या निकालना है, रिजल्टेंट। जब भी रिजल्टेंट निकालने पूछे मतलब एंगल और क्या निकालना है, एंगल और मैग्नीट्यूड दोनों निकालना है। ये याद से, ये याद रहे, बहुत जरूरी है। ठीक है, नहीं तो क्या करते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट, करते क्या है कि जब रिजल्टेंट निकालने पूछे तो सीधा मैग्नीट्यूड निकालना स्टार्ट। तो ये ऐसा नहीं करना है। चलो स्टार्ट करते हैं बाबू। आपके लिए पहला, एक है 3 न्यूटन का, एक है 4 न्यूटन का। कुछ ऐसा है, एक मान लो एक बॉडी है, एक 4 न्यूटन इधर जा रहा है, 3 न्यूटन इधर जा रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना, सॉरी, 4 न्यूटन इधर जा रहा है, 3 न्यूटन भी उधर ही घी जा रहा है, एंगल कितना, 0 डिग्री। तो बनाते हैं रिजल्टेंट के लिए, सबसे पहले हम निकालते हैं मैग्नीट्यूड, उसके बाद निकालेंगे डायरेक्शन। क्या होता है फॉर्मूला, √a² + b² + 2ab cos थीटा। क्या होता है, √a² + b² + 2ab cos थीटा, a² + b² + 2ab cos थीटा। ठीक है, बनाते हैं सर। तो क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 कॉस थीटा, यानी कॉस 0 डिग्री। अब कोई बता सकता है कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो चलिए 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 प्लस 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 मल्टीप्लाई बाई 1। तो कितना हो गया बाबू, 19 9 25 25 24, 19 9 25 25 24, √49, √49 का वैल्यू 7 यूनिट। यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। तो कितना, 7 यूनिट। पहला का आंसर निकल गया। सेकंड का बात करें, चलिए बाबू सेकंड बनाते हैं, सेकंड बनाते हैं। एंगल कितना, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब थीटा क्या हो, थीटा हो जब 180 डिग्री, तो क्या करना है जरा देख लीजिए। एक बॉक्स बना दे, ब्लैक बॉक्स,
जो अभी मिला है रिसेंटली, ठीक है। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, दोनों के बीच में मैग्नीट्यूड कितना, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, दोनों के बीच में मैग्नीट्यूड कितना है, एक का 3, दूसरे का एक का 4 न्यूटन मानो, एक का 3 न्यूटन मानो, और एंगल कितना, थीटा तो 180 दिया हुआ है। बनाना फिर से वही स्टार्ट। अच्छा, उसका रिजल्टेंट निकाले थे बट उसका मैग्नीट्यूड निकाल के छोड़ दिए, यही गलती होगा तुमसे भी, हमसे हुआ, तुमसे भी होगा। तो क्या करना है, सबसे पहले एंगल भी निकालना है। एंगल का फॉर्मूला लगाओ, इसको थोड़ा छोटा कर दो, एंगल का फॉर्मूला लगाते हैं। तो क्या करें, टेन अल्फा, यही पे लगाते हैं, चलो। टेन अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ए मानते हैं 3 को, बी मानते हैं 4 को, तो 4 साइन थीटा, 4 इंटू साइन थीटा, साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 कॉस थीटा, कॉस 0 डिग्री। तो भैया पता चल गया कि कॉस साइन 0 तो टेन अल्फा का वैल्यू कितना, 0, इम्प्लाइज टेन अल्फा का वैल्यू भैया 0, और 0 डिग्री कब होता है, जब अल्फा का वैल्यू 0 डिग्री हो। टेन 0 डिग्री कब होता है, जब अल्फा का वैल्यू क्या हो, 0 डिग्री हो। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, कहाँ थे, फिर से वही आते हैं, ठीक है। देखिए, तो अगर यहाँ रिजल्टेंट निकालना हो, दोनों के बीच में एंगल है 180 डिग्री, तो क्या करना है कुछ काम, क्या करें, रिजल्टेंट वेक्टर क्या है बाबू, रिजल्टेंट वेक्टर है अंडर रूट, फिर से 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस थीटा, कॉस कितना, कॉस 180 डिग्री। अच्छा, मैथ्स में आप लोग पढ़ेंगे या फिर खुद पढ़ेंगे, कॉस 180 का वैल्यू -1, यानी कितना होगा, अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, देखो तो कॉस 180 का वैल्यू -1, कॉस 180 का वैल्यू -1, माइनस प्लस माइनस 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 मतलब कितना हो गया, √25 माइनस 24 यानी √1, √1 का वैल्यू 1 यूनिट। मतलब मैग्नीट्यूड कितना निकला, जब दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री हो, मैग्नीट्यूड कितना, 1 यूनिट। अब हम निकालते हैं एंगल, तो फिर से वही काम, टेन अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। तो 4 साइन थीटा, साइन कितना, साइन थीटा, साइन 180 डिग्री डिवाइडेड बाय ए प्लस बी यानी 3 प्लस 4 कॉस 180 डिग्री। तो क्या होगा बताइए, टेन अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा, 4 साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा 4 साइन 180 का वैल्यू, चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, कोई ना कोई आ जा रहा है, क्या करें, कोई दिक्कत नहीं है, चलो। 4 इंटू साइन 180, साइन 180 का वैल्यू 0, तो भैया साइन 180 का वैल्यू तो 0, तो पूरा टर्म तो 0 हो गया। 3 प्लस 4 इंटू कॉस 180 -1, क्या फ़र्क पड़ता है, बिकॉज टेन अल्फ़ा का वैल्यू, टेन अल्फ़ा का वैल्यू कितना, 0, यानी अल्फ़ा का वैल्यू कितना हो जाएगा, अल्फ़ा का वैल्यू हो जाएगा 0 डिग्री। अब भैया उसमें भी 0 डिग्री, इसमें भी 0 डिग्री, दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा जब दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री हो, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा हमेशा उधर होगा जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। देखो तो यहाँ मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन का ज़्यादा था, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा 4 में से 3 गया 1 न्यूटन इधर, यानी रिजल्टेंट वेक्टर किधर, 4 न्यूटन के इधर, जो कि 0 डिग्री है। देख लो 0 डिग्री इधर 180 डिग्री, तो एंगल कितना, अल्फा 0 डिग्री। कोई दिक्कत, नेक्स्ट पढ़े, नेक्स्ट पढ़ते हैं, जब एंगल कितना 90 डिग्री, मीन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, जल्दी जल्दी, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। थीटा जब 90 डिग्री हो तो क्या करना है, थीटा जब क्या हो 90 डिग्री हो, मतलब कुछ ऐसा होगा, ये देखिए और ये देखिए, ये ए वेक्टर मान लेते हैं, ये बी वेक्टर मान लेते हैं, और दोनों के बीच में एंगल कितना 90 डिग्री। देख लो, अगर इसको आगे बढ़ाओगे ये कुछ ऐसा, तो आगे बढ़ाओ, ये अल्फा है, ठीक है,
और ये आगे बढ़ाओ, ऐसे ऐसे ऐसे, इस ए को आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, क्या होगा एंगल थीटा, उसी को तो थीटा बोलते हैं, जो कि कितना है 90 डिग्री के बराबर। चलो रिजल्टेंट वेक्टर का वेट करते हैं, बनाते हैं। तो रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला क्या, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस, चलो ये 4 ले लेते, ए इक्वल्स टू 4 है ना, इक्वल्स टू 3 है, तो ए स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, ए बी ए बी ए बी ए बी, 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू कॉस 90 डिग्री। अब सारा दुनिया बताओ कॉस 90 डिग्री क्या होता है, तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0, तो बना देते हैं बाबू, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, और ये टर्म पूरा का पूरा 0, तो √25, √25 का वैल्यू 5 यूनिट निकल गया। यूनिट कितना 5 यूनिट, तो भैया रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 5 न्यूटन के बराबर। मतलब अगर इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या होगा 5 न्यूटन। बट अपने को सिर्फ यही नहीं रुकना है, अपने को क्या करना है, अपने को एंगल निकालना है। तो चलो एंगल निकालते हैं। तो tan अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है, tan अल्फा इक्वल्स टू tan थीटा का फॉर्मूला P/B, ये एंगल है तो ये P, ये B, ये H, तो P/B यानी 3/4। अब 3/4 एक एंगल होता है बाबू, याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा वो सुनिए। एक स्टैंडर्ड एंगल के अलावा ये भी एक स्टैंडर्ड में माना जाता है कि जब tan थीटा 3/4 हो तो एंगल होता है 37 डिग्री। क्या होता है एंगल 37 डिग्री, ये याद रखिएगा। मतलब अल्फा का वैल्यू यहाँ क्या होगा, कुछ ऐसा, अल्फा का वैल्यू tan इनवर्स 3/4, अब इसी को बोलेंगे हम लोग 37 डिग्री। याद रखिएगा कि जब भी 4/3 आए 37। एक और चीज याद रखना, तुम सिर्फ ये याद रखना, बाकी तो अपने आप निकल जाएगा। साइन थीटा का वैल्यू होता है जब 3/5, तो एंगल कितना होगा, थीटा होगा 37 डिग्री। अब देख लो, तुम चेक कर लो, देखो तो साइन थीटा P/H, P कितना 3, H कितना 5, P/H, तो एंगल कितना 37 डिग्री। मतलब ये एंगल 37, अगर ये एंगल है 37 डिग्री, ये एंगल है 90 डिग्री, तो अगर हम ये एंगल पूछे तो बता दोगे क्या, ये एंगल होगा कितना 53 डिग्री। देखो तो 7 3 10, 5 3 8 1 9 9 9 18, 180 मिल गया। ठीक है, तुमको क्या याद रखना है कि tan थीटा इक्वल्स टू 3/4 याद रखो, या sin थीटा इक्वल्स टू 3/5 याद रखो। इसके अलावा आप सब निकाल लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, आगे बढ़े, उतारिए बाबू इसको, उतारिए उतारिए। चलो आगे बढ़े, हो गया, नेक्स्ट। अच्छा एक और क्वेश्चन है, जरा देख लीजिए। बोल रहा है 2 वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ 5 यूनिट। दो वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना दिया है 5 यूनिट। 2 वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ 5 यूनिट have an angle of 60 degree between them. Find the magnitude of their resultant vector and its angle from one of the vector. क्या बोल रहा है भैया, सबसे पहले कुछ नहीं करो, थोड़ा रुको, आराम से पानी पियो, उसके बाद फिगर बनाओ, उसके बाद बन जाएगा। कुछ नहीं है, बनाइए, सोचिए, कम ऑन, सोचो सोचो, सोच लिया, चलो बनाते हैं। बोल रहा है 2 वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ 5 यूनिट। दो वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, इक्वल है। मानते हैं ये वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना दिया है 5 यूनिट, और एंगल दोनों के बीच में कितना दिया है 60 डिग्री। तो बाबू दोनों के बीच में एंगल कितना 60 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बोल रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। अच्छा, उसका रिजल्टेंट कहाँ से जाएगा, कुछ ऐसा जाएगा, जाहिर सी बात है, रिजल्टेंट कुछ बीच से दिए आर वेक्टर। ठीक है, रिजल्टेंट कैसा, आर वेक्टर, जरा देख लो कहाँ कैसे बनेगा, कैसे करना है, हाँ सही कैसे करना है, जरा देख लीजिए, देख लीजिए बाबू। फिर से वही फॉर्मूला, फॉर्मूला एक ही है कि आर वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा, अंडर रूट क्या, अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा का जगह कॉस 60 डिग्री निकल गया। कितना निकला? 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 5 या 25, 2 इंटू 25 मल्टीप्लाई बाई 1/2, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 कट गया। देख लीजिए जरा सा, 2 मिनट रुक जाइएगा तो फिर उतार नहीं मिलेगा। √75 मतलब 5√3 यूनिट। जरा सुन लो फिर से, देखो क्या कहानी है। हम कुछ नहीं बोले, हम बोले ए का मैग्नीट्यूड दिया है 5 यूनिट, बी का मैग्नीट्यूड दिया है 5 यूनिट, तो रिजल्टेंट क्या होगा? √a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 60 डिग्री। तो कितना हो गया? 5 का स्क्वायर 25, फिर से 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2ab कॉस 60 डिग्री। देखो तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, 2 से 2 मर गया, कितना बचा? 25 25 25। √75 का वैल्यू 5√3 यूनिट। कोई दिक्कत? आगे बढ़े जाए, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। रुक जाओ 2 मिनट, अभी तो पूरा ख़त्म नहीं हुआ है। एक और चीज़ बोला है, बोला क्या है कि हमको रिजल्टेंट वेक्टर जो है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका कोई एक वेक्टर के साथ एंगल बताना है। यानी यही पूछा है बाबू, ये अल्फा, याद है ना? अल्फा, टेन अल्फा, टेन अल्फा। आगे बढ़े, आज टेन अल्फा निकालते हैं। चल देखो तो, टेन अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है? बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। तो बी साइन थीटा 5 साइन थीटा साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 5 + 5 कॉस 60 डिग्री। चलो सब बताओगे तुम लोग, ठीक है। तो 5 साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 डिवाइडेड बाय, यहाँ देखो तो दोनों में कॉमन 5 है, 5 निकाल लिए, 1 प्लस कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2। चलिए बाबू थोड़ा देखिए, ये 5 से ये 5 गया, कितना बचा? ऊपर में बचा √3/2, नीचे में कितना बचा? नीचे में 2 एलसीएम लिए ध्यान से, 2 + 1 यानी कितना? देख लीजिए, tan अल्फा का वैल्यू लिख लो भाई, tan अल्फा का वैल्यू आया √3/2 और नीचे 3/2। तो यानी कितना? कुछ ऐसा करेंगे, √3/2 मल्टीप्लाई बाई 2 + 1, इसको पलटो पलटो पलटो, ऊपर जाएगा तो स्विच हो जाएगा 2/3। देखो तो हट गया, कितना आया? आया कितना? आया कितना? देखो कुछ ऐसा आया, आया आपका tan अल्फा इक्वल्स टू 3/√3। देखो तो √3/3। अब तुम लोग जानते हो कि 3 को हम लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई बाई √3। तो लिखो 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 लिखो, चलो लिखे क्या? इधर इधर देखो ध्यान से, देखो तो लिख सकते हैं tan अल्फा इक्वल्स टू √3 और नीचे में 3 की जगह √3 मल्टीप्लाई बाई √3। √3 से √3 मर गया, क्या बचा? 1/√3। और एक बात बताओ तो, tan अल्फा का वैल्यू 1/√3 कब होता है? 30 डिग्री पे। तो कुछ ऐसा लिख लो यहाँ, देख लो जरा, tan अल्फा इक्वल्स टू 1/√3 मतलब tan अल्फा इक्वल्स टू tan 30 डिग्री, मतलब अल्फा का वैल्यू 30 डिग्री। उतार लीजिए, छापो छापो छापो, ठीक है, उतारिए बाबू। अल्फा का वैल्यू 30 डिग्री, मतलब कोई एक एंगल निकालना था, ध्यान से, एक एक के साथ एंगल निकालना था तो निकाले ये 30, तो ये भी कितना हो जाएगा? 30। अब इम्पॉर्टेंट बात सुनिए, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट बीच से, कहाँ से जाएगा? बीच से जाएगा। जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, रिजल्टेंट बीच से जाएगा। एग्जाम्पल देखो तो, कोई इधर से हमको खींचे, इधर से खींचे, तो हम कहाँ भागते चलेंगे? आगे भागते चलेंगे। यही कहानी है, ठीक है, बीच से एकदम बीचों बीच भागते चलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, इसको उतारिए, आगे बढ़ते हैं, उतारो बाबू। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत हो गया। नेक्स्ट, उतार लिया होगा। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, तो भैया नेक्स्ट, चलिए क्या बोल रहा है? जरा 2 मिनट इस क्वेश्चन को खुद से पढ़ो, 10 सेकेंड लो, उसके बाद बताते हैं। देख लिया? देखिए जरा ध्यान से,
पहले उस फिगर को देखो, उसके बाद क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का कोशिश करो। देखो बात यह है कि अगर हर क्वेश्चन तुम हमसे ही बनवाओगे तो फिर फ़ायदा नहीं है ना। हम चाहते कोई भी क्वेश्चन खुद से बनाओ। ये क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिए, कम ऑन। आप जानते हैं हर चीज़, आपसे बेहतर कोई नहीं है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, अपने पे भरोसा रखो और बनाओ, कम ऑन। तो चलो स्टार्ट करें क्या? बना लिया होगा, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो तो, टू फोर्सेस इच न्यूमेरिकली इक्वल टू 10 डायन। क्या बोल रहा है? 10 डायन बोल रहा है। दो फोर्स है, एक ये फोर्स है, एक ये फोर्स है, दोनों का मैग्नीट्यूड 10 डायन के बराबर दिया हुआ है। आर एक्टिंग एज शोन इन द फिगर, देन फाइंड द रिजल्टेंट। क्या फिर से वही कहानी, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर्स। तो क्या रिजल्टेंट निकालना है दोनों वेक्टर के बीच में, एकदम मक्खन मक्खन वाला क्वेश्चन है, बनाइए। क्या होगा? एंगल कितना है बताओ तो, एंगल कितना लिया होगा? 60 डिग्री। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 60 डिग्री। आंसर आ गया होगा, वेरी गुड। गलत है। तो भैया थीटा तो पहला 60 डिग्री नहीं होगा। क्या होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा जरा देखते हैं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि नजर हटी, दुर्घटना घटी। घट गया भाई, दुर्घटना घटा। देखो तो, हम क्या बोले थे? जब भी दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना होगा, जब भी दो वेक्टर के बीच में एंगल देखना है, एंगल निकालना होगा, तो करेक्ट बात यह है कि दोनों के टेल को टेल से जोड़ो, टेल को टेल से जोड़ो। देखो तो, यहाँ हेड को टेल से जोड़ा हुआ है, तो ये एंगल बिल्कुल भी नहीं है। इसको आगे बढ़ाते हैं, कुछ ऐसा देख लो। इसको आगे बढ़ा के आगे ले जाते हैं। ये एक ये वेक्टर है, दूसरा ये वेक्टर है। तुम क्या इसी को मान रहा था 60 डिग्री? ये एंगल मान रहा था, जो कि नहीं है, ये एंगल है। देखो तो, एक वेक्टर 10 डायन इस दिशा में, एक वेक्टर 10 डायन इस दिशा में, दोनों के बीच में एंगल कितना? अब तुमको पता है ये स्ट्रेट लाइन है, ये 60, तो ये कितना? 120 डिग्री। 180 में से घटा दो 60 डिग्री, 120 डिग्री। अभी तो बेसिक मैथ्स जानता होगा ना, ये तो जानता होगा। क्लास 5 6 7 8 9 10 कहाँ पढ़े थे? पढ़े तो थे, ठीक है। चलो तो क्या है, अब निकाल दो। अब तो खेला खत्म, अब तो तुम टेक्निक जान गया, अब तो तुम धुआं उड़ा देगा। चलो, रिजल्टेंट वेक्टर अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस कितना? कॉस 120 डिग्री। कॉस 120 डिग्री होता है -1/2, -1/2। कहाँ कैसे होता है ये आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। कॉस 1/2 कैसे हुआ ये बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। 10 का स्क्वायर 100 प्लस 100, फिर देखो तो प्लस 2 इंटू 100 मल्टीप्लाई बाई 120 -1/2। 2 से 2 मर गया, प्लस माइनस माइनस मतलब कितना? देखो तो, देखो तो यहाँ से देखिए, 100 से 100 गया, कितना बचा? √100। मतलब रिजल्टेंट वेक्टर कुछ आया √100, यानी 10 न्यूटन के बराबर, सॉरी 10 यूनिट के बराबर। न्यूटन बोल रहा है, 10 यूनिट क्या है यहाँ? डायन के बराबर। न्यूटन तो भैया डायन दिया हुआ था यहाँ यूनिट में, तो 10 डायन के बराबर। कोई दिक्कत? कैसे? फिर से समझा रहा है, ध्यान से सुनो। cos 180 का वैल्यू -1/2 है। यहाँ से 2 से 2 गया, तो -1 को 1 से मल्टीप्लाई किए, कितना? प्लस माइनस माइनस। देखो तो, 100 में से 100 गया, कितना बचा? √100 सी भी ये वाला बचा, और √100 का वैल्यू 10 डायन इज आंसर। कोई दिक्कत? बोले नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, रिजल्टेंट कहाँ जाएगा? कहीं बीच से जाएगा, बीच से जाएगा। क्लियर है? खत्म। आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े क्या? उतारिए, एक बार देखिए, 2 सेकेंड रुकिए, आराम से इसको उतारिए, देखिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आराम से देखो। आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े। कितना टाइम हुआ भाई? 1 घंटा से ज़्यादा। यहीं तक रोक दे क्या? तो चलिए बाबू, यहीं तक रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे। फिर से मैं बोल रहा हूँ, हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? हम लोग बहुत कुछ पढ़ लिया। आज हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? आज हम लोग पढ़े
आज हम लोग पढ़े कि स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है वो पढ़े। नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन, और उसके बाद आगे वेक्टर के आगे मतलब क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। तो बड़ा मज़ेदार कॉन्सेप्ट है। आप इसी तरह लगातार पढ़ते रहिए। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब आप 11 में हो तो अप्स एंड डाउन लगातार आते रहेंगे। हम चाहेंगे कि आप लगातार जुड़े रहें RS एडुकेटर्स के साथ। थैंक यू।